अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी इससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था, तो सेम वही कैलकुलेशन, वही डेफिनेशन हो गई यहाँ पे भी, एक्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक का वर्ड यूज़ करेंगे। यानी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से, और जो लेटर हम ई यूज़ करते थे फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आज से हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो हम ई यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, उसकी जगह हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी यूज़ करेंगे। बाकी सारा रिलेशन और कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। कि किसी सरफेस में से पास करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उन्हीं फील्ड लाइंस को उस सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स या उस सरफेस का फ्लक्स कहते हैं। अब इसको एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए, यानी बी डॉट ए। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया था ई डॉट ए, तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में बी लिख देंगे, फाई फॉर फ्लक्स एंड बी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाई बी है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैथमेटिकल इक्वल है बी डॉट ए के। और बी डॉट ए को अगर हम ओपन करें तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला था, एंड वेक्टर एरिया ए। अब इसके डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करते हैं कि कब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर तो जो एरिया एलिमेंट है उसको हमने प्लेस इस तरह से किया है कि जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो जो पास करने वाला फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं जिस पे कर्सर है। अब या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया मैंने बताया क्या था कि हम सरफेस के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा करते हैं, और जो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वही वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होती है। तो अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान एंगल जो ज़ीरो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पैरेलल हों, वेक्टर एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल टू बी, तो जो एंगल होगा वेक्टर एरिया और बी के दरमियान वो ज़ीरो होगा, और जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे थीटा की जगह ज़ीरो पुट करें तो कॉस ज़ीरो पे 1, और फ्लक्स की जो वैल्यू है वो बी है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस तरह से जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होगी कि अगर सरफेस जो है उसको हमने इस तरह से प्लेस किया है कि जो सरफेस है, अब याद रखिएगा, वो पैरेलल है, लेकिन जो वेक्टर एरिया है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 है। तो इस केस में अगर हम थीटा इक्वल 90 इस इक्वेशन में पुट करें फ्लक्स की इक्वेशन में, तो बी ए कॉस 90 और कॉस 90 पे 0, तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम आती है। और अगर जो सरफेस है वो कोई एंगल बना रही हो, ना तो वो 90 और ना वो 0, तो हम फ्लक्स को फिर लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, जैसा कि ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो सेकंड डायग्राम है ये मैक्सिमम फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पैरेलल है। और ये जो लास्ट केस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम फ्लक्स को, जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल जो है वो 90 है। अब हम यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट इस इक्वेशन से अगर हम निकालें बी ए इक्वेशन से, जो कि हमने ये लिखी थी फाई इक्वल टू बी ए, तो अभी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की लास्ट वीडियो में यूनिट निकाले बी के, जो कि टेस्ला के इक्वल है, और टेस्ला इक्वल है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पेयर इनवर्स, और उसके यूनिट लिखें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं वो न्यूटन मीटर इंटू एम्पेयर इनवर्स बनते हैं। यानी ये इस तरह से आते हैं। अगर मैं इनको आपके लिए लिखूं इस इक्वेशन में लिखता हूँ आपके लिए। जो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हमें बनाए थे वो बने थे न्यूटन मीटर इनवर्स इंटू एम्पेयर इनवर्स, और जो एरिया का अगर हम यहाँ पे यूनिट लिखें तो एरिया का जो यूनिट होता है यहाँ पे जो ए है इसकी जगह इसका यूनिट लिखें
तो एरिया का यूनिट आता है मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जो है अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास m की एक पॉजिटिव पावर बचती है, तो वहाँ से जो हमारे पास यूनिट बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो इसके इक्वल आता है न्यूटन मीटर इंटू एम्पेयर इनवर्स, और इसको वेबर भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। और वेबर किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर इंटू एम्पेयर इनवर्स। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से पास करने वाला जो फ्लक्स है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसी रिलेशन में से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली। फाई बी इक्वल होता है बी इंटू ए के, और जो बी है यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ये सेम नेम है, कॉमन नेम है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट आता है वो भी टेस्ला के इक्वल आता है, जिसको अभी हमने लिखा भी था। अभी ये किस तरह से आया है? जो फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर है, और जो एरिया का यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, और वेबर जो है वो इक्वल है न्यूटन मीटर इंटू एम्पेयर इनवर्स के, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। इसकी दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वेबर की और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो यूनिट बनता है वो टेस्ला बनता है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनके सेम यूनिट्स हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये अम्पेयर्स लॉ अगर आपको याद हो तो हमने जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 12 आपकी बुक का, तो वहाँ पे हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था। तो गॉसेस लॉ की जो अहमियत, जो इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में है, अम्पेयर्स लॉ की वही इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जबकि जो अम्पेयर्स लॉ है इसको यूज़ करते हुए हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इसको फाइंड करेंगे। तो इसको स्टेट करते हैं, इसकी मैथमेटिकल यहाँ पे डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को आपने सीख लेना है और फिर उसको अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी एंड डेल्टा एल अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द पाथ। के जो डॉट प्रोडक्ट होगा बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का और डेल्टा एल का किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड, वो इक्वल होगा म्यू नॉट और मल्टीप्लाई कर देंगे साथ इस पाथ में से पास करने वाला जो करंट है। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं? जो डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट एल, और इसको अगर ओपन करें तो ये बी इंटू डेल्टा एल इंटू कॉस थीटा बनता है, और जबकि जो बी कॉस थीटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू लेंथ जो डेल्टा एल है, और जो बी डॉट डेल्टा एल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी डॉट डेल्टा एल है रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द एलिमेंट डेल्टा एल एंड द कंपोनेंट ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है पैरेलल टू द लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है पैरेलल टू द डेल्टा एल, यानी इस वेक्टर के जो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, उन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है। अब इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट मैथमेटिकली स्टेटमेंट है उसको हम लिख लेते हैं, जो कि इसी स्टेटमेंट से आती है कि जो इन सारी क्वांटिटीज़ का सम है बी डॉट डेल्टा एल का, वो किसके इक्वल है? करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, यानी बी डॉट डेल्टा एल वन बी डॉट डेल्टा एल टू प्लस सो ऑन, ये इक्वल है म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब ये वाली जो ये कितनी हमारे पास एलिमेंट होंगे ऐसे बी डॉट डेल्टा एल जे 1 2, और जितने हम ये हमारे जो क्लोज लूप है जितने इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे तो उतने हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। अगर आपको याद हो जिस तरह से हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते थे और उसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करके और हर पार्ट के लिए जो ई डॉट ए की वैल्यू निकाल लेते थे, बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ये जो क्लोज सरफेस है इस सरफेस को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में और हर पार्ट के लिए बी डॉट डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे।
और उसके बाद फिर ये सब सारी क्वांटिटीज़ जो बी डॉट डेल्टा एल हमने एवेलुएट की होगी, इनका सम करेंगे और इसको इक्वल सेट करेंगे म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज यानी आई के म्यू नॉट इंटू आई, और फिर इस इक्वेशन से जो है वो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। सोलेनाइड आप पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में भी। सोलेनाइड क्या है? सोलेनाइड इज़ अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कोयल ऑफ अ वायर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि, और ये वायर जो एक वायर है उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक कोयल की फॉर्म दी जाती है, उसको वाउंड कर दिया जाता है, तो यही हमारा क्या बन जाता है? सोलेनाइड। और जब इस सोलेनाइड में से करंट पास करता है तो ये बिहेव करता है लाइक अ बार मैग्नेट। इसका ये मतलब है कि जो सोलेनाइड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी जब उसमें से करंट पास करता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट सोलेनाइड कि सोलेनाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड वो यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग होती है, और जो आउटसाइड फील्ड होती है वो एज़ कम्पेयर टू इनसाइड फील्ड नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, और उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको रीड कर लेते हैं, इसको आपने याद भी रखना है। द फील्ड इनसाइड अलोंग अ सोलेनाइड इज़ यूनिफॉर्म एंड मच स्ट्रॉन्ग वेयर एज वीक आउटसाइड द सोलेनाइड। कि अगर हम कंपेयर करें सोलेनाइड की फील्ड को इनसाइड एंड आउटसाइड, तो आउटसाइड फील्ड जो है वो वीक है और इनसाइड फील्ड जो है वो सो स्ट्रॉन्ग है। अब ये सोलेनाइड है, इसको हमने जूम किया है, और सोलेनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस अपर एंड पे जो है वो उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है। डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी इससे बाहर की तरफ है, यानी रीडर की तरफ है, आपकी तरफ है। और ये जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी इनसाइड है। और अब इस सोलेनाइड की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या उसका रिलेशन हम ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए हम अम्पेरियन लूप को यूज़ करेंगे। जैसे हम गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम एक अम्पेरियन लूप कंसीडर करते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसकी जो लेंथ इनसाइड द सोलेनाइड हमने मेजर किया उसको L1, और ये जो दो इसकी अपोजिट साइड हैं, एक को L2 और L4, और जो साइड आउटसाइड द सोलेनाइड है इसको हमने L3 कह दिया है। अब हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है इनसाइड द सोलेनाइड, तो हम यूज़ करेंगे अम्पेयर्स लॉ, और अम्पेयर लॉ यूज़ करेंगे तो आपको पता है हम बी डॉट डेल्टा एल जो एलिमेंट है जस्ट इसको एवेलुएट करेंगे और म्यू नॉट करंट इनक्लोज के इक्वल इसको सेट करेंगे, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास अम्पेरियन लूप है, ए बी L1 के इक्वल है, बी सी L2, सी डी L3, और सिमिलरली जो डी ए है वो L4 के इक्वल है। अब हम अप्लाइंग अम्पेयर लॉ अप्लाई करेंगे, और जितने हमने यहाँ पे ये पार्ट्स बनाए हैं अम्पेरियन लूप के उतने ये एलिमेंट लिखेंगे। बी डॉट डेल्टा एल और आर लिखा है सबस्क्रिप्ट, और आर की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 4 सेगमेंट बनाए हैं हमने अम्पेरियन लूप के 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 सेगमेंट आ जाएंगे, और ये जो समेशन है ये सम को शो कर रही है, सम को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बी डॉट डेल्टा L1 इंटू 1 ये फर्स्ट सेगमेंट है। इस तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम जस्ट ये क्वांटिटीज़ जो है इनको एवेलुएट करेंगे। एज फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज़ यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू L1। अभी हमने बात की थी कि जो इनसाइड द फील्ड होती है सोलेनाइड के वो यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये अगर लेंथ की डायरेक्शन लें तो जो लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो दोनों पैरेलल हैं, यानी इनके दरमियान एंगल 0 है, और एंगल 0 है तो फर्स्ट एलिमेंट को जब हम एवेलुएट करेंगे तो बी डॉट डेल्टा L1 बी डॉट डेल्टा एल कॉस थीटा, और थीटा की जगह 0 रखेंगे, cos 0 1, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा बी डॉट डेल्टा L1 किसके इक्वल आया BL1 के। सिमिलरली हम बी डॉट डेल्टा L2 को एवेलुएट करते हैं। जब इसको एवेलुएट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे यहाँ पे देखें जो बी डॉट डेल्टा L2 और डेल्टा बी और L2 की जो डायरेक्शन है उसमें जो एंगल है वो 90 का बनता है। यहाँ पे ये देखें ये L2 की डायरेक्शन अपवर्ड, और इस तरह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पे जो एंगल है वो 90, और cos थीटा की जगह अगर हम 90 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आप देख सकते हैं कि cos 90 जो है वो 0, और ये वाली क्वांटिटी का जो आंसर है वो 0 आता है। सिमिलरली जो L4 और
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल है वो भी 90 है, और ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगी। अब एक टर्म रहेगी जो थर्ड वाली है, थर्ड सेगमेंट के लिए, ये इस सेगमेंट के लिए L3 के लिए। अब ये जो साइड है ये आउटसाइड द सोलेनाइड है, और आउटसाइड द सोलेनाइड अभी हमने बात की थी कि जो फील्ड होती है वो मच वीकर होती है और उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो एलिमेंट है हमारे पास B डॉट डेल्टा L3, इसमें से चूँकि B 0 है तो इस वजह से ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जस्ट फर्स्ट वेक्टर, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट टर्म है, उसकी वैल्यू आएगी BL1, और बाकी जो सारी टर्म्स हैं ये 0 के इक्वल आ जाएंगी। अब सारी वैल्यूज इसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, B इंटू L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इनक्लोज्ड। अब करंट इनक्लोज उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनाइड की वो n हो, हम कहें कि नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो n है, यानी एक यूनिट लेंथ के अंदर जितनी टर्न्स हैं उनको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, और टोटल लेंथ टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इन L1 लेंथ इज़, और जो हमारे पास L1 लेंथ हो गई उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगी वो इस L1 लेंथ से नंबर ऑफ़ टर्न्स को मल्टीप्लाई करवाने से आएंगी, जो कि n इंटू L1 होंगी। और अगर ईच टर्न के अंदर जो करंट है वो I हो, तो जो करंट इनक्लोज करेगा L1 लेंथ के अंदर जो करंट होगा वो आएगा n L1 इंटू I। तो ये हमारे पास करंट आ जाएगा, करंट इनक्लोज बाय द लूप n, वो आ जाएगा n L1 इंटू I। इसको दोबारा से सीख लें कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो n है, L1 लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगी, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें इस लेंथ के साथ, और कितना करंट होगा, अगर एक टर्न के अंदर करंट आई है तो फिर L1 लेंथ में जितनी टर्न्स हैं उनके अंदर जो करंट होगा उसको वो आएगा हमारे पास n L1 इंटू I। तो ये जो n करंट इनक्लोज है इसकी जगह इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है n L1 इंटू I, ये सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ से L1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू सोलेनाइड इनसाइड द सोलेनाइड वो आएगी B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू n। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एम्पेरियन लूप थी उसकी जो लेंथ है वो मैटर नहीं करती, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनाइड वो डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है और नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनाइड वो स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर करंट को इंक्रीज़ करें तो मैग्नेटिक फील्ड फिर भी स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पे जो आप म्यू नॉट इसमें एक कांस्टेंट देख रहे हैं थ्रू आउट द, ये जो कांस्टेंट है, जिस तरह से आपने मैग्नेटिक जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था गॉसेस लॉ के अंदर, हमने फोर्स जब फाइंड की थी F इज़ इक्वल टू Q K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो वहाँ पे हमने एक कांस्टेंट देखा था एप्सिलॉन, जो कि था परमिटिविटी या फ्री स्पेस। तो बिल्कुल उसी से ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है ये रिलेट करता था, वो इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट में आ जाता है, और ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट ये मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में इसको हम डिस्कस करते हैं, और इसको हम मैग्नेटिक कांस्टेंट या परमेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। थैंक यू।